मिक्स करने हैं सामान को। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उबली हुई मछली, क्योंकि मैंने पहले उबाल कर रखी है, तो ये लेने हैं हमें। और इसके जो कांटे हैं वो बहुत एहतियात से हमें निकालने हैं। कि स्पून लेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि इसमें कहीं कांटे तो नहीं है। तो ये देखिए नाज़रीन, अब हमने चेक कर लिया है कि इसमें कांटे नहीं है। वैसे ज्यादातर अगर आप कोशिश करें तो वो मछली इस्तेमाल करें जिसमें कांटे ना हो। ये देखिए इसके अंदर कांटे नहीं है, तो हम फिर उबले हुए अंडे लेंगे और उसकी कटिंग कर कर जो उसके अंदर जर्दी है वो जर्दी भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। कटिंग बहुत एहतियात से करेंगे कि कहीं जर्दी जो है हमारी वो गिर ना जाए। इस तरह से लेकर हम ये देखेंगे, जैसे हमारे पास अगर 3 अंडे हैं तो हम सिर्फ 1 अंडे की जर्दी डालेंगे इसके अंदर। और बहुत एहतियात के साथ हमें जर्दी निकालनी है ताकि अंडे हमारे टूट ना जाएं। इस तरह से हमें इसको खाली करना है और फिर जर्दी जो है वो इसी के अंदर हमें फिश के अंदर मिक्स करनी है। ये जब जर्दी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर थोड़ी क्रीम लेंगे। थोड़ी काली मिर्च लेंगे और फिर थोड़ा सा नमक लेंगे। नमक इसके अंदर जो है हम काला नमक इस्तेमाल करेंगे और फिर बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम अंडे की कटिंग कर कर दोबारा से और इसकी जर्दी बाहर निकालेंगे। बहुत एहतियात के साथ आपको ये जर्दी निकालनी है। नाज़रीन, कुछ बच्चे होते हैं कि वो अंडा खाना पसंद नहीं करते, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मछली खाना पसंद नहीं करते। तो ये रेसिपी एक ऐसी चीज है कि जैसे जो अंडा खाना पसंद नहीं करता आप उसको फिश कहकर खिला सकती हैं, या जो फिश खाना पसंद नहीं करता आप उसको अंडा कहकर खिला सकती हैं। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो है विटामिन पहुंच जाएंगे। देखिए हमने इसको खाली कर लिया है। उसके बाद फिर ये मिक्सचर हमें थोड़ा थोड़ा एग के अंदर स्टफिंग करनी है इसकी। इसमें बनाने का कोई झंझट नहीं है या कोई ऑयल की मिकदार नहीं है इसमें कोई। ये फुली न्यूट्रिशन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है।
भरकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें एक सर्विंग बाउल की जरूरत है। सर्व करने के लिए हमें पहले इनको सजाना है अच्छी तरह से, और सजाने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है हरा धनिया, क्योंकि ये पूरा वाइट है, इस वजह से हम थोड़ा कलरफुल करने के लिए इसको हरे धनिये से सजाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया लगाना है इनके ऊपर। तो नाजरीन, तैयार है हमारी रेसिपी स्टफ्ड एग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आई होगी, तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। स्टफ एग बनाने के लिए चाहिए अंडा, फिश, काला नमक, काली मिर्च, क्रीम और धनिया पत्ता। स्टफ एग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में उबली हुई फिश, अंडे की जर्दी, क्रीम, काली मिर्च पाउडर, नमक डालकर अच्छी तरह मिक्सचर बनाएं। इसके बाद अंडे में इन मिक्सचर को स्टफ करें और हरे धनिये से गार्निश करके एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाजरीन, आप भी बन सकती हैं मेरे साथ इस शो का हिस्सा। सिर्फ करना है इतना कि एक रेसिपी लिखकर भेजिए। अगर वो रेसिपी होती है आपकी सिलेक्ट, तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में। तो उसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नादाब बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में हुकूमत साजी पर तजुब्जुब बरकरार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हुकूमत साजी का दावा करने से किया इनकार। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेचर लीडर मुंतखब। लोकसभा इंतखाबात का भी मुकाबला करने का किया ऐलान। अवाम तीसरे मुतबादिल की तलाश में। नीतीश कुमार का दावा। मुल्क में बीजेपी की लहर की खबरों को किया मुस्तरद। सीमांध्रा के 6 अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ दिया तहरीक अदम एतमाद का नोटिस। कांग्रेस ने अहमियत देने से किया इनकार। और मिजोरम में सिमी इंतखाबात में कांग्रेस फाते 3/4 फर्क से जीत की दर्ज। दिल्ली में कोई भी सियासी जमात हुकूमत साजी का दावा नहीं कर रही है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने भी हुकूमत साजी से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। वहीं 28 एमएलएज वाली आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मुनक़सिम नतायज से सियासी जमातें तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इंतखाबात की फातेह 2 बड़ी जमातें बीजेपी और आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी का दावा पेश करने से कतरा रही है। असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरने वाली जमात बीजेपी का कहना है कि इसे वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, इसलिए वो हुकूमत साजी के अमल से दूर रहेगी। दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद और विश्वास दिया है, लेकिन उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें। इसलिए स्वाभाविक है कि हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अब हमारे कोर्ट में तो बॉल है नहीं। दूसरी बड़ी जमात और हैरत अंगेज मुजाहरा करने वाली आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि वो अपोजिशन में रहना पसंद करेगी। पीर को सुबह अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह पर आम आदमी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने बताया कि आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी का दावा नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से दिल्ली में कहा था कि हम इस जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं हैं। हम न किसी से समर्थन लेंगे न किसी को समर्थन देंगे। इस दौरान समाजी कारकुन किरण बेदी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलकर हुकूमत तश्कील देने का मशवरा दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। Now, it's a split verdict. What do you do if it's a split verdict? Well, you have a hung parliament, you go back to elections. But before you do that, I'm just saying the onus is on both the parties. Because it's a split verdict, it's an onus on both the parties to find a common ground to govern. If they can't find a common ground, well, they go back for re-elections. हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि ये चुनाव हमने उन मुद्दों पे लड़ा था जिन मुद्दों पर हमारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से टकराहट थी और दोनों उन मुद्दों पर हमसे बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं और इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की सरकार बनाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। दूसरी जानिब दिल्ली असेंबली में एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने वाली जेडीयू ने अरविंद केजरीवाल की हिमायत का ऐलान किया है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल को वज़ीर आला के तौर पर देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर दिल्ली के सियासी तातुल को दूर करने के सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल अब काफी अहमियत का हामिल हो गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को हुकूमत साजी की दावत भी दे सकते हैं। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर ताअत्तुल बरकरार है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग का रोल कलीदी अहमियत का हामिल हो गया है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर तमाम इम्कानात तलाश करेंगे। शिंदे ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त इस मामले में वजारत दाखिला का कोई रोल नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला दिल्ली में सदर राज के निफाज के इम्कान से मुताल्लिक पूछे गए मीडिया के सवाल का जवाब दे रहे थे। जराये का कहना है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी
बीजेपी को हुकूमत साजी की दावत दे सकते हैं। हलीफ अकाली दल की एक सीट को मिलाकर बीजेपी के पास इस वक्त 32 सीटें हैं। बीजेपी के इनकार करने की सूरत में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी को हुकूमत के पास 28 अरकान असेंबली हैं। जराये का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी से इनकार की सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों पार्टियों के लीडरों हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल से इनफरादी तौर पर बातचीत करेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को रिपोर्ट रवाना करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदर राज के नफाज की सिफारिश की सूरत में वजारत दाखिला मामले में मरकजी काबीना से रुजू करेगी। अगर मरकजी काबीना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश से मुत्तफिक होती है तो दिल्ली में सदर राज के नफाज की सिफारिश की जाएगी और असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर माहिर आईन सुभाष कश्यप का कहना है कि दिल्ली के सियासी तातुल को दूर करने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को आगे आना चाहिए। ईटीवी से खास बातचीत करते हुए सुभाष कश्यप ने कहा कि सदराज का नफाज आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। सवाल है, और जहां तक संसदीय लोकतंत्र का सवाल है, बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं होता कि जो सरकार है उसे हमेशा बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। जरूरी ये होता है कि बहुमत उसके खिलाफ न हो, उसके विरुद्ध में बहुमत खड़ा न हो। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान है। अगर ऐसा होता कि बहुमत का समर्थन हमेशा जरूरी होता तो माइनॉरिटी सरकारें नहीं चलती। इंग्लैंड में भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स रही हैं और हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस स्प्लिट के बाद माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी उनकी, वो चली। नरसिम्हा राव जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, पूरे 5 साल चली। उपराज्यपाल के सामने जो विकल्प हैं वो इस समय जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को पहले बुलाएंगे। वो अगर सरकार बनाने में असमर्थता दिखाते हैं तो दूसरे सबसे बड़े नेता को बुलाएंगे। वो भी अगर नहीं बना सकते सरकार तो फिर वो सदन को एक मैसेज भेज सकते हैं कि अपना नेता चुनकर बताइए, जिसे आप नेता चुनेंगे मैं उसको मुख्यमंत्री बना दूंगा। अगर सदन भी किसी को नहीं चुन पाता है तो फिर उपराज्यपाल यूनियन गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और तब सवाल आएगा प्रेसिडेंट्स रूल का और नए चुनावों का। मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट्स रूल और दोबारा चुनाव ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। ये दोनों दलों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार हों। वो जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? अगर वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो वो जनता के साथ अन्याय है। तो जनता उनके ऊपर दबाव बनाए कि आप दोनों में से किसी एक को सरकार बनानी है और दूसरे को प्रतिपक्ष में बैठना है। दोनों को जिम्मेदारी के साथ काम करना है। गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो प्रतिपक्ष में हैं वो सरकार को गिराएंगे नहीं, और जो सत्ता पक्ष में हैं वो प्रतिपक्ष की सहमति से जनहित में शासन करेंगे। ये होना चाहिए सिद्धांत रूप में। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की जमात को हिमायत देने के मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल का कहना है कि केजरीवाल ने खुद ही जब हिमायत लेने से इनकार कर दिया है तो कांग्रेस बेशक क्यों करे। पहली बात तो कि केजरीवाल साहब ने खुद ये कहा है उन्हें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। मान ना मान, तेरा मेहमान तो कोई नहीं होता है। जब आप मुझे दावत में बुलाएंगे तो मैं आपके यहाँ खाना खाने पहुंच जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। और इस बीच दिल्ली की कारगुजार वज़ीर आला शीला दीक्षित ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की शिकस्त की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान पर डाल दी है। शीला दीक्षित का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने मतलूबा ताउन नहीं किया। शीला ने ये इल्जाम भी लगा दिया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जेपी अग्रवाल ने दानिस्ता तौर पर उनके साथ ताउन नहीं किया। हालांकि बाद में शीला दीक्षित ने अपने बयान की संगीनी को कम करने के लिए वजाहत भी पेश कर डाली। कभी कम होता, जब हम जीत जाते तो हम कहते थे बहुत अच्छा है, जब हार जाते तो नहीं है। ये कोई एक एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, संगठन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। लेकिन मैम संगठन पर कह रहा है कि ये हार शीला दीक्षित की है क्योंकि तो ठीक है हार मेरी, मैं खुद हार गई हूँ तो मेरी हार नहीं है तो किसकी है।
और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। जी हां, आम आदमी पार्टी के नवमुंतखब लेजिस्लेचर्स ने अरविंद केजरीवाल को मुत्तफिका तौर पर असेंबली में पार्टी लीडर के तौर पर मुंतखब कर लिया है। दिल्ली में पीर की शाम आम आदमी पार्टी के नवमुंतखब लेजिस्लेचर्स की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में पार्टी ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। जिन कैंडिडेट को जनता ने चुना विधायक के रूप में, उनकी आज पहली बैठक थी और पहली बैठक में सबका एक दूसरे से ठीक से परिचय और एक दूसरे के साथ थोड़ा संवाद किया गया। लेकिन एक मुख्य फैसला जो वहाँ पहली विधायक दल की बैठक में हुआ कि सभी ने एक मत से अरविंद केजरीवाल को अपने विधायक दल का नेता चुना है। और विधायक दल का नेता चुनने का क्या मायने रहता है, क्या मतलब अभी इसका कोई लीगल टर्म्स में कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक औपचारिक चीज है कि ये एक छोटा ग्रुप बना है विद इन पार्टी, 28 लोग हैं जो चुने गए हैं, तो उनका नेतृत्व अगर विधानसभा में करना होगा या कहीं भी करना होगा या किसी ऑथराइज रूप से करना होगा, तो एक तरह से सभी ने अरविंद केजरीवाल को ऑथराइज किया है। कोई भी डिसीजन और इस कामयाबी से हौसला पाकर अब आम आदमी पार्टी ने 2014 के आम इंतखाबात में भी मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज को तब्दीली का आगाज करार दिया। पार्टी के लेजिस्लेचर लीडर मुंतखब होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोकसभा इंतखाबात में किस तरह से मुकाबला किया जाए वो भी इससे वाकिफ नहीं है। वो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में डिस्कशन चल रहे हैं कि नेचुरली भ्रष्टाचार तो पूरे देश से हटाना है जी, तो कब होगा, कितना होगा, 2014 में कितना होगा, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। हम लोग बहुत छोटे हैं, अब ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन गई है। दिल्ली के लोगों ने इस देश को एक उम्मीद दी है, एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हुई है। अब इस देश के सारे अच्छे लोगों को, सारे अच्छे पॉलिटिकल फोर्सेस को, सब लोगों को साथ आने की जरूरत है। हम सारे साथ मिलकर इस देश को सुधारेंगे। बीजेपी क्यों भाग रही है जिम्मेदारी से, क्यों डर लग रहा है उनको? बनाए, बीजेपी और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनानी चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जनता ने सबसे ज्यादा सीट्स उनको दी हैं। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बिहार के उजाला ने नीतीश कुमार का कहना है कि अब अवाम कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल का तलाश कर रही है। पटना में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा कि अवाम को जहां कांग्रेस और बीजेपी मुतबादिल नजर आया वहां उन्होंने इसको मुंतखब कर लिया।
है कि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंडेट है, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी, सिर्फ बीजेपी, वहां इसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पर आम तौर पर ये धारणा थी कि ये दो पार्टियों के बीच का ही राजनीतिक युद्ध होता है, वहां इसको झटका देते हुए, इस मिथ को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी इमर्ज की है। और जो लोगों ने वोट दिया है उससे साफ होता है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ उनको भाजपा छोड़ करके कोई और विकल्प दिखेगा तो उसको वो अपनाएंगे। और फौरी तौर पर नीतीश कुमार के इस बयान को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी तर्जुमान राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि बिहार के अवाम बीजेपी को लालू और नीतीश के मुतबादल के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जहां लोगों को तीसरा ऑप्शन मिलेगा वहां लोग तीसरे ऑप्शन को स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है बहुत समझदारी से दिया और वस्तुस्थिति से अवगत होकर दिया है, और शायद वो बिहार के बारे में कह रहे हैं। और बिहार की जनता ने लालू यादव को देखा है, बिहार की जनता ने अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को देखा है, और बिहार की जनता अब तीसरे ऑप्शन को देख रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में जो टिप्पणी की है, और उनकी जो टिप्पणी है बिहार पर सीधे तौर पर लागू होता है कि बिहार में अब तीसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वही एक विकल्प के रूप में रह गया, और नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार कर दिया। असेंबली इंतखाबात में पहली बार बड़ी तादाद में नोटा का इस्तेमाल किया गया, जिसने अब सियासी पार्टियों की नींद तक उड़ा दी है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में नोटा के इस्तेमाल से बहुत से उम्मीदवारों को जहां मायूसी हुई, वहीं कुछ की किस्मत का सितारा भी बुलंदी पर पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार के असेंबली इंतखाबात में वोटर्स को नोटा के बटन का ऑप्शन दिया था। 4 रियासतों में उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद अवाम में मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने नोटा का बटन दबाने को लेकर तहरीक चलाई थी, जिसका असर वोटिंग के रोज भी नजर आया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान की 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में नोटा के बटन का इस्तेमाल इस कसरत से हुआ कि इसकी तादाद लाखों में पहुंच गई। सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में 6,19,000 वोटरों ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान में 5,88,000, छत्तीसगढ़ में 4 लाख और दिल्ली में कुल वोट का 0.6% है। हमारी जो नोटा की मुहिम थी, खास करके गैस पीड़ितों क्षेत्रों में और भोपाल के क्षेत्रों में, हम उसको अभी भी सफलतापूर्वक मानेंगे, क्योंकि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन दबाया है। आप अगर थर्ड फ्रंट देख लें, जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स को छोड़ के अगर आप तीसरा, चौथा, पांचवा देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट तीसरे नंबर पे नोटा को ही मिला है हर एक कंस्टिट्यूएंसी से। तकरीबन 41 सीटों को तो मुतासिर किया है उसने, और ये नोटा जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में नोटा के बटन के इस्तेमाल से इंतखाबात में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। नोटा बटन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 41 सीटों का नुकसान हुआ, और बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें उसके उम्मीदवारों की जीत के वोट का तनासुब नोटा के वोट से कम है। इसी तरह नोटा के इस्तेमाल से राजस्थान की 38 सीटें मुतासिर हुई हैं। अगर हम किसी एक से मुतमईन होते, ये 6 लाख बहुत बड़ी तादाद है, मैं समझता हूँ, छोटी मोटी तादाद नहीं है, कि जो गैर मुतमईन है इन दोनों पार्टियों से, या ये कि उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे। असेंबली इंतखाबात में जिस तरह से सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवार को लेकर अवाम में सदाए एहतजाज देखने को मिला है, मुस्तकबिल में इसके और बुलंद होने के आसार हैं। ईटीवी न्यूज, भोपाल। एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के बयान की हिमायत की है। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि शरद पवार के बयान को किसी खास तनाजुर